हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं प्रोग्राम टू जनरेट 10 डिस्टिंक्ट नंबर्स इन अ गिवन रेंज इन सी लैंग्वेज। तो बेसिकली इस प्रोग्राम में हमें करना ये है कि हमारे पास एक एरे होगा जिसका साइज होगा 10, यानी हम उसमें 10 वैल्यूज रख सकते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि उसमें 10 नंबर्स स्टोर हो जाएं एक गिवन रेंज में। गिवन रेंज क्या हो सकती है? जैसे 10 से 20 के बीच में जो 10 नंबर्स हो सकते हैं वही मुझे रखने हैं। पर चैलेंज ये है कि एरे के अंदर कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा, यानी ये 10 के 10 नंबर अलग अलग ही होने चाहिए। फिर ये जो ऑर्डर होगा ये भी सेम नहीं होना चाहिए। जब भी मैं प्रोग्राम को रन करूं तो ये 10 नंबर किसी भी ऑर्डर में जनरेट हो सकते हैं। ऐसा आपको कई बार रिक्वायर्ड होगा कोई गेम बनाते वक्त, कोई भी ऐसा प्रोग्राम बनाते वक्त वहाँ जहाँ पे आपको इनिशियली 10 डिस्टिंक्ट नंबर्स चाहिए। अब जब मैं प्रोग्राम 10 डिस्टिंक्ट नंबर्स के लिए बना रहा हूँ तो आप इसको 10 से ज़्यादा नंबर्स या 10 से किसी और रेंज ऑफ वैल्यूज़ के लिए भी बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ दो फंक्शंस के बारे में जिनको हम यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले मैं फंक्शन बताऊंगा आपको रैंड नाम का। दिस इज अ फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन है रैंड, और ये फंक्शन क्या करता है? रैंडम नंबर जनरेट करता है। आप जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये एक नंबर जनरेट करेगा। वो नंबर रैंडमली जनरेट होगा, वो नंबर कुछ भी हो सकता है। वो जो नंबर जनरेट होगा वो एक बड़ा सा नंबर होगा। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरा डेटा 0 से 9 की रेंज में हो, राइट? ये 10 नंबर हो गए 0 से, क्योंकि मैं स्टार्ट कर रहा हूं 0 से 9 तक ये 10 डिस्टिंक्ट नंबर्स होंगे। मैं चाहता हूं कि जो भी नंबर जनरेट हो वो इसी रेंज में जनरेट हो। तो ये जो रैंड फंक्शन मैंने कॉल किया ये तो एक बड़ा सा नंबर जनरेट करेगा। अगर इस बड़े से नंबर को मैं मॉड्यूलो 10 कर दूं, यानी इस बड़े से नंबर को 10 से डिवाइड कर दूं, तो रिमाइंडर जो आएगा वो 0 से 9 की रेंज में ही आएगा। क्योंकि आप सोचिए ना, किसी भी नंबर को अगर आप 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? या तो 0 आएगा अगर कंप्लीटली डिवाइड हो गया, है ना, नहीं तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, पर कभी भी 9 से ज़्यादा तो नहीं आ सकता। तो ये जो डेटा है ना, ये मैं किसी वेरिएबल में रख लूंगा। लेट से वेरिएबल का नाम रख लेंगे टेम्प, और फिर इस वेरिएबल टेम्प के डेटा को मैं एरे के अंदर रखूंगा। ठीक है? अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? जब भी मैं प्रोग्राम को रन करता हूं, ये रैंड फंक्शन पहली बार में हमेशा वही नंबर जनरेट करता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर इस रैंड फंक्शन के चलने से कोई नंबर जनरेट होता है और 10 से मैं मॉड्यूलो लेता हूँ और लेट से आ जाता है 4, तो मैंने एरे के A0 यानी 0 इंडेक्स पे मैंने 4 को रख दिया। उसके बाद अगला नंबर मान लीजिए जनरेट होता है 3, फिर अगला नंबर जनरेट होता है 9, फिर जनरेट होता है 0, 1, इस तरीके से। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को बंद कर दूं और दोबारा प्रोग्राम को रन करता हूं तो भी मुझे यही पैटर्न मिलेगा। मतलब पहले 4, फिर 3, फिर 9, फिर 0, फिर 1, यानी वो हमेशा हर बार एक ही पैटर्न जनरेट करेगा, जो कि हम नहीं चाहते। इसीलिए हम पहले एक फंक्शन को कॉल करेंगे srand। srand फंक्शन क्या करता है? रैंडम नंबर जनरेट करने वाले एल्गोरिथम को एक सीड वैल्यू प्रोवाइड करता है, यानी एक इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करता है जो कि हर बार अलग अलग होती है, जिस वजह से जो रैंडम नंबर जनरेट होगा वो हर बार अलग होगा। इसीलिए पैटर्न हमारा सेम नहीं आएगा, हर बार अलग आएगा। तो ये जो srand फंक्शन है ये सीड, एस का मतलब सीड, सीड मतलब बीज, यानी इनिशियल वैल्यू देना। तो srand फंक्शन जब चलेगा तो एक इनिशियल वैल्यू जो कि हर बार अलग अलग होगी वो प्रोवाइड करेगा, ताकि जब रैंड फंक्शन चले तो जो रैंडम नंबर जनरेट हो वो हर बार अलग अलग जनरेट हो। अब ये इंटरनल मैटर है कि ये किस तरीके से काम करते हैं। आज हमारा मकसद इनकी इंटरनल वर्किंग को समझना नहीं है, इसलिए आप सिर्फ इस बात को समझिए कि आपको अपने प्रोग्राम में srand फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा ताकि हर बार रैंडम नंबर अलग अलग पैटर्न में जनरेट हों, और रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए आपको चाहिए रैंड फंक्शन। अब अगर आप बोलते हैं कि मुझे मिनिमम वैल्यू 10 रखनी है, मतलब जिस रेंज में नंबर जनरेट करने हैं वो है 10 से लेकर
मैक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी 19, तभी तो 10 नंबर होंगे। तो मैं क्या करूँगा, ये जो रैंड फंक्शन मॉड्यूलो 10 किया है, इससे जो नंबर आ रहा था वो 0 से 9 की रेंज में था, इसमें मैं ऐड कर देता हूँ मिन। क्या होगा, ये जो पूरे का रिजल्ट आएगा ना, जो टेम्प में स्टोर होने वाला है, वो 10 से 19 की रेंज में हो जाएगा, क्योंकि ये जो नंबर यहाँ से मिलने वाला है मेरे को, वो 0 से 9 की रेंज में मिलने वाला है। 0 से 9 की रेंज का कोई भी नंबर, इसमें मैं क्या जोड़ रहा हूँ 10, तो जो नंबर मुझे मिलेगा वो 10 से 19 की रेंज में आएगा। मानते हैं इस बात को? जैसे 0 से 9 की रेंज में कोई भी नंबर जनरेट हुआ 4, तो 4 + 10 करेंगे तो 14 आ जाएगा, तो 10 से 19 की रेंज में आएगा। यस, यही हमारा लॉजिक है। अब हम इस प्रोग्राम को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस प्रोग्राम में हमको चाहिए कुछ और वेरिएबल्स, जैसे कि एक वेरिएबल मैं बनाऊंगा i, जो कि लूप लगाने के लिए होगा, इंडेक्स को हैंडल करने के लिए होगा बेसिकली, और एक और वेरिएबल मैं बनाऊंगा j। ठीक है, टेम्प नाम का वेरिएबल भी हम ऑलरेडी बनाने का सोच चुके हैं, तो टेम्प नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा। ठीक, और इसके अलावा मैं बनाऊंगा मिन और मैक्स नाम का वेरिएबल। ठीक, मिन और मैक्स। तो ये मेरे प्रोग्राम की शुरुआत होगी। अब मैं इसको करके बताता हूँ। सबसे पहले प्रोग्राम में जितना बेसिक कोड हमें समझ में आ रहा है उतना तो हम लिखना स्टार्ट करें। जैसे हमने लिखा मेन, उसके बाद हमने इसके अंदर एक एरे बनाया जिसका साइज लिया 10, कुछ वेरिएबल्स और डिक्लेयर किए i, j, temp, min और max। min और max की वैल्यू आप यूजर से भी एंटर करा सकते हैं। हालांकि आपको केवल min या max किसी एक की वैल्यू एंटर करानी है, क्योंकि आपकी रेंज 10 नंबर्स को ही कवर करेगी। तो अगर आपको min की वैल्यू मालूम है तो आप max की वैल्यू निकाल सकते हैं, और max की वैल्यू मालूम है तो min की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप चाहें तो यूजर से वैल्यू ले सकते हैं। अभी फिलहाल मैं खुद डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। min में वैल्यू रख देता हूँ 10, आप चाहें तो यूजर से ले लीजिए। तो फिर max में क्या वैल्यू होगी? max में वैल्यू होगी min प्लस 9, क्योंकि min में जो वैल्यू है 10 उसको भी कंसिडर करना है। तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 10 + 9 = 19। तो इसका मतलब 10 से 19 तक 10 नंबर होते हैं, इंक्लूडिंग 10। अब हमको क्या करना है, हमको नंबर जनरेट करने के लिए पहले srand फंक्शन को कॉल करना है। srand फंक्शन को हमने कॉल कर लिया। अब हमको असली काम स्टार्ट करना है। बेसिकली हमें कुल मिला के 10 नंबर्स जनरेट करने हैं। तो मैं एक लूप चलाता हूं जिसमें i की वैल्यू 0 से लेकर i की वैल्यू 9 तक चलेगा, i++, यानी ये लूप 10 बार चलेगा। और हर बार हम क्या करना चाहेंगे, एक नया नंबर जनरेट करना चाहेंगे। कैसे? हम रैंड फंक्शन को कॉल करेंगे और रैंड फंक्शन में मॉड्यूलो 10 करेंगे, तो इससे मुझे रिमाइंडर मिलेगा और इसमें मिन वैल्यू ऐड कर देंगे। तो टेम्प में जो वैल्यू आ चुकी है वो मुझे एरे में रखनी है। बट यहां प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को समझिए। जैसे मैंने टेम्प में वैल्यू ऑब्टेन कर ली 4, सपोज करिए सबसे पहले वैल्यू आई 4, ठीक है, तो आपने 4 कहां रख दिया, 4 आपने A0 में रख दिया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। लेकिन अगली बार रैंडम नंबर फिर से चलेगा, रैंड फंक्शन चलेगा, मॉड्यूलो 10 होगा, प्लस मिन होगा, तो अगली बार नंबर जनरेट हुआ सपोज करिए 3, तो टेम्प की वैल्यू क्या होगी 3, तो आप क्या करोगे, यहां 3 रख दोगे। फिर अगली बार नंबर जनरेट हुआ 9, तो टेम्प में वैल्यू 9 आई, तो आप एरे में रख दोगे 9। ऐसे करके एक एक वैल्यू आप रखते जाओगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है टेम्प में दोबारा से वैल्यू 4 आ जाए, हो सकता है ना भाई, रैंडम नंबर है, रैंड फंक्शन से जो नंबर जनरेट होगा वो तो कुछ भी जनरेट हो सकता है। तो हो सकता है कि मॉड्यूलो 10 करने पर, प्लस मिन करने पर ये जो रिमाइंडर जनरेट करे वो वापस से वही नंबर जनरेट कर दे जो पहले जनरेट हो चुका है। तो मुझे चेक भी करना पड़ेगा। तो हर बार जो नया नंबर जनरेट करता हूं
सपोज करिए कि 3 नंबर्स ऑलरेडी जनरेट हो चुके हैं और अब चौथी बार ये फंक्शन चल रहा है, रैंड फंक्शन चल रहा है और चौथा नंबर जनरेट। ये चौथे नंबर को इस चौथी जगह पर स्टोर करने से पहले हम चेक करेंगे क्या ये नंबर ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। तो मुझे बाकी सबसे कंपेयर करना पड़ेगा। कितनों से कंपेयर करना पड़ेगा? आई अगर इंडेक्स है 3, है ना, क्योंकि यहां पर वैल्यू अपन रख रहे हैं तो आई की वैल्यू बढ़ती जा रही थी, तो आई की वैल्यू कितनी होगी? 3। तो आई से एक कम यानी 0 से 2 तक इन तीनों जगह पर जो वैल्यू रखी है उसको टेम्प से कंपेयर करूं। टेम्प को 4 से भी कंपेयर करूं, 3 से भी कंपेयर करूं, 9 से भी कंपेयर करूं। अगर मैच हो गया तो मुझे रैंडम नंबर दोबारा जनरेट करना पड़ेगा, और अगर मैच नहीं हुआ तब जाके मैं उसे एरे में स्टोर कर सकता हूं। गॉट इट? तो फिर हम क्या करें? हमें एक और वेरिएबल लेना है जे। तो आई की वैल्यू जो थी वो 0 से 9 तक हम लूप चला रहे थे एरे के इंडेक्स के लिए। जे की वैल्यू भी इंडेक्स के लिए होगी, लेकिन जिस जगह पर मुझे डेटा रखना है, जैसे मुझे डेटा यहां रखना है तो आई की वैल्यू इस समय कितनी है? 3। तो जे की वैल्यू मुझे क्या कर देनी है? जे की वैल्यू मुझे कर देनी है 0 से लेकर कहां तक? 2 तक। अब 0 से 2 तक मुझे वैल्यू रखनी है, मतलब i-1 तक रखनी है। तो मैं क्या करता हूं, एक बार फिर लूप चलाता हूं, और इस बार j की वैल्यू 0 से लेकर j की वैल्यू लेस देन इक्वल टू i-1 तक चलाता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये लूप चलेगा कितनी बार? i की जो वैल्यू है उससे एक कम तक, 0 से लेके i-1 तक। तो जिसमें मुझे डेटा रखना है जिस जगह पर, उससे पहले की सारी वैल्यू से कंपेयर करने के लिए मैंने ये लूप चलाया है। ओके, अब मुझे क्या करना है? इस लूप की बॉडी के अंदर कंपैरिजन करना है। यदि टेम्प में रखी वैल्यू बराबर है ए जे के, ठीक है ना, हो सकता है अब ये लूप चल रहा है तो ये कितनी बार चेक होगा? ये टेम्प इक्वल्स टू ए जे, जहां मुझे डेटा इंसर्ट करना उसके पहले के सभी नंबर से चेक करेगा। तो सभी नंबर्स मतलब जितने भी नंबर्स होंगे, अगर 4 नंबर्स हैं तो 4 बार चलेगा, 3 नंबर्स हैं तो 3 बार चलेगा। तो जहां पे मुझे इंसर्ट करना है, यानी ith इंडेक्स पे मुझे इंसर्ट करना है, तो ith इंडेक्स से पहले तक के सारे वैल्यूज को कंपेयर करता हूं टेम्प से। अगर किसी एक से भी मैच कर गया तो मैं ब्रेक कर दूंगा, ठीक है, और ये लूप एंड हो जाएगा। और लूप के बाहर आऊंगा और मैं चेक करूंगा क्या लूप पूरा चला है। मैं क्या चेक करूंगा? लूप पूरा चला है। लूप पूरा चला होने का मतलब क्या है? लूप पूरा चले होने का मतलब है कि मैंने जे की वैल्यू 0 भी देख ली, 1 भी देख ली, 2 भी देख ली, कभी भी ब्रेक नहीं चला। मतलब टेम्प और ए जे कभी बराबर नहीं हुए। देखिए ये वाला लूप जो है ना, ये पूरा तो तभी चल सकता है ना जब ब्रेक कभी नहीं चला होगा। अगर ब्रेक चल जाएगा तो लूप पूरा कैसे चलेगा? लूप के पहले ही लूप पूरा खत्म हो उससे पहले ही एंड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि लूप पूरा चलेगा तो तभी चलेगा जब ब्रेक नहीं चलेगा। और ब्रेक कब नहीं चलेगा? जब टेम्प और एजे बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब एरे के अंदर जो वैल्यूज पहले से रखी हुई हैं, आपने टेम्प को उन सब से कंपेयर किया और किसी से भी वो मैच नहीं करा, इसलिए ब्रेक नहीं चला। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि लूप पूरा चला? भाई जे की वैल्यू बढ़ती जाएगी और जे की वैल्यू बढ़ते बढ़ते एक समय आएगा कि आई के बराबर हो जाएगी। देखिए i-1 के बराबर है तो लूप चलना है, पर जैसी जे की वैल्यू आई के बराबर हो जाएगी लूप की ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और हम बाहर आ जाएंगे। तो हम देखेंगे कि क्या आई की वैल्यू और जे की वैल्यू बराबर होगी, क्योंकि अगर ऐसा हो चुका है तो लूप पूरा चला है और कभी भी ब्रेक नहीं चला है, यानी वो नंबर एरे में पहले से नहीं है। तो क्या करें? ए के आई में हम रख देते हैं इस टेम्प को। गॉट इट? यानी टेम्प अपनी सही जगह पर आ गया क्योंकि ये नंबर एरे में पहले से नहीं था। और अगर ऐसा नहीं हुआ, एल्स का मतलब क्या? ब्रेक के कारण बाहर आए हो, तभी तो एल्स में आ रहे हो।
तो इसका मतलब ये नंबर ऑलरेडी एरे में आ चुका है, तो फिर इसको एरे में स्टोर नहीं कर सकते। तो क्या कर दूं? तो मैं इस राउंड को ही डिस्कार्ड कर दूं। तो आई की वैल्यू को 1 घटा दूंगा। क्यों घटा दूंगा? क्योंकि जब ये लूप एंड होगा, ठीक है ना, यहाँ पे एंड हो रहा है, तो फिर कंट्रोल कहाँ जाएगा? आई प्लस प्लस पे। तो आई की नेक्स्ट वैल्यू के लिए ये फिर से चलेगा, तो फिर से टेम्प की नई वैल्यू डिसाइड होगी। तो मैं चाहता हूं कि क्योंकि अभी इंडेक्स नंबर 3 के लिए वैल्यू डिसाइड नहीं हो पाई है, क्योंकि जो वैल्यू डिसाइड हो रही थी, टेम्प में जो वैल्यू थी वो ऑलरेडी एरे में पहुंच चुकी थी, एरे में कहीं रखी हुई थी। इसीलिए हमने इंडेक्स नंबर 3 पे टेम्प का डेटा इंसर्ट नहीं करा। तो अब मुझे राइंड फंक्शन को दोबारा कॉल करके फिर से एक नया नंबर जनरेट करना होगा। तो ये लूप में आई की वैल्यू अगर बढ़ जाएगी, तो ये इंडेक्स नंबर 4 के लिए डिसाइड होने लगेगी। तो मैं चाहता हूं कि नहीं, अभी इंडेक्स नंबर 3 के लिए ही पहले डिसाइड तो हो जाए। तो मैंने आई की वैल्यू को जानबूझ के एक डिक्रीज कर दिया, ताकि यहां पर जब वो इंक्रीमेंट हो तो वापस से वो वैल्यू आई की अनचेंज्ड ही रहे, 3 की 3 ही रहे। तो बस ये बन गया हमारा प्रोग्राम, और इस तरीके से हम 10 नंबर्स जनरेट कर लेंगे। अब मुझे वो 10 नंबर प्रिंट करा के देखने, इसके लिए मैं एक फॉर लूप लगा रहा हूँ। आई की वैल्यू ये लूप के बाहर लगा रहा हूँ, 0 आई लेस देन इक्वल टू 9 आई प्लस प्लस, और इस लूप में एक प्रिंट एफ लिख देता हूँ। प्रिंट एफ में डबल कोट्स के अंदर थोड़ा स्पेस देके %d लिख रहा हूँ, और लिख रहा हूँ a ऑफ i। दैट्स इट। ये मेरा प्रोग्राम बन चुका है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पर 10 नंबर जनरेट हुए हैं, और ये सारे के सारे नंबर्स डिस्टिंक्ट नंबर्स, और 10 से लेके 19 की रेंज में। अगर मैं यहाँ पर मिन वैल्यू 10 की जगह कुछ और रख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने रख दिया 0, तो 0 से 9 की रेंज में नंबर्स जनरेट हो जाएंगे। देखिए मैंने फिर से रन किया, 0 से 9 की रेंज में ये सारे नंबर्स जनरेट हो रहे हैं। तो देखिए सभी डिस्टिंक्ट नंबर है। अगर मैं इसको दोबारा से भी रन करूंगा ना, तो ये पैटर्न नहीं मिलेगा। इस पैटर्न को थोड़ा नोट करिए, 5 8 2 है ना शुरुआत में। अभी मैं दोबारा रन करता हूँ, दोबारा रन किया, देखिए क्या हो रहा है, 2 7 6 1, पैटर्न चेंज हो गया। फिर एक और बार रन करता हूँ, मैंने फिर से रन किया, क्या हुआ, 5 2 1, मतलब पैटर्न हर बार अलग अलग आ रहा है। अगर ये sRand फंक्शन को मैंने कॉल नहीं किया होता, इसको कमेंट बना देता हूँ, इसको कॉल नहीं किया होता, फिर रन करता, तो देखिए क्या पैटर्न आ रहा है, 174। अगर मैं दोबारा रन करता हूँ तो भी क्या आ रहा है, 174। तीसरी बार रन करता हूँ तो भी क्या मिलेगा मुझे, 174। यानी पैटर्न चेंज ही नहीं हो रहा। पैटर्न चेंज हो सके इसलिए मुझे sRand फंक्शन को करना पड़ेगा कॉल, तो हर बार नया पैटर्न ही मुझे दिखाई देगा। तो आई होप अब आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी, और ये प्रोग्राम आपके सामने है। अब यदि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह के और वीडियोस देखने हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मेरे बहुत सारे अलग चैनल्स भी हैं और काफ़ी सारे वीडियोस इसमें अपलोडेड हैं, तो आपको अगर इनको ढूंढने में ज़रा सी भी दिक्कत जाए तो आप मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.mysirji.com। इस वेबसाइट पे सारे वीडियोस के लिंक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा किस वीडियो के बाद आपको कौन सा वीडियो देखना चाहिए। सिस्टमेटिकली आप पूरा कोर्स भी कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे। कैंपस प्रिपरेशन मिलेगा, प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। इस साइट पे आपको वीडियोस के अलावा टेक्स्ट मटेरियल भी मिलेगा, नोट्स भी मिलेंगे। तो आप इसको एक बार विजिट जरूर करिए। आपको अगर पसंद आए तो आप इसको शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के बीच में। आप अपने फेसबुक वॉल पे इसको शेयर कर सकते हैं, जितने ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचाना चाहें पहुँचा सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे वीडियोज़ हिंदी में हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो डेफिनेटली ये बहुत लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। थैंक यू।